Welcome to Medify. So let's start microbiology. In microbiology, today we'll start major healthcare associated infection, which are major HAIs. There are 4 major HAIs. Let's start, which is COTI, stands for catheter associated urinary tract infection. CREPSI stands for catheter related bloodstream infection. VAP stands for ventilator associated pneumonia, and SSI stands for surgical site infection. So let's discuss each one of it. So now, first is catheter associated UTI और urinary tract infection. दिस इज मोस्ट कॉमन HI, सबसे कॉमन HI होता है. ओवरऑल HI में 70 to 80% HI जो होता है वो कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, मतलब कॉटी होता है. सो लेट्स डिस्कस इट्स माइक्रोबायोलॉजी. सो ब्रॉड रेंज होती है इसमें बैक्टीरिया की ब्रॉड रेंज होती है इसमें. और जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि कॉटी कॉज करते हैं, वो सब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं. क्योंकि देखो, जैसे मैंने बताया कि ये मोस्ट कॉमन है, तो मोस्ट कॉमन है मतलब रिकरेंट भी होगा, मतलब रिपीटेड भी होगा. तो बार बार रिपीटेड होने के कारण दीज बैक्टीरियाज डेवलप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट जीन, जिससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंटीमाइक्रोबियल से. ठीक है, दैट्स वाई ये मोस्ट कॉमन भी हो गए हैं अब. नाउ बैक्टीरियाज कौन कौन से होते हैं जो कि कॉज करते हैं? तो ई कोलाई प्रीडोमिनेंट होता है इसमें. ठीक, देन ग्राम नेगेटिव बेसिला जैसे क्लेबिसिला हो गया, स्यूडोमोनास हो गया. ग्राम पॉजिटिव कोका जैसे एंटेरोकोकस हो गई. अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की. उसके पहले बात करने से अपन 4 मेन एंट्री पॉइंट्स की. जब भी कैथेटर अपनी ब्लीडर में लगता है, तो ये देखिए, ये है कैथेटर और ये तुम्हारा यूरिन बैग, ये है तुम्हारा ट्यूब विच एंड दिस ट्यूब इज जॉइंट्स टू ब्लेडर. ब्लेडर के यहाँ पे एक बलून लगा हुआ है विच प्रिवेंट कि भाई ये जो ट्यूब है यहाँ से कंप्रेस ना हो जाए. सो दिस इज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ कैथेटर. ठीक है, सबसे पहला एंट्री पॉइंट जो होता है वो यहाँ होता है, यूरेथ्रल मीटर्स कैथेटर जंक्शन. यहाँ पे यूरेथ्रल मीटर्स और कैथेटर का जंक्शन होता है. सबसे पहला एंट्री पॉइंट जो बैक्टीरिया का होता है वो यहाँ पे होता है. सेकंड एंट्री पॉइंट इज बलून इन्फ्लेट पार्ट. दिस बलून इन्फ्लेट पार्ट इज सेकंड एंट्री पॉइंट. बलून इन्फ्लेट पार्ट सेकंड एंट्री पॉइंट होता है. थर्ड इज दिस जंक्शन बिटवीन द ड्रेनेज ट्यूब एंड बैग. जो ड्रेनेज ट्यूब और उस बैग के बीच में जो पॉइंट होता है, इट इज थर्ड मेन पॉइंट. एंड फोर्थ इज आउटलेट वेल्व. तो ये 4 जगह हैं जहाँ से तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आ सकते हैं, बैक्टीरिया अंदर आ सकता है और वो तुम्हारे ब्लीडर में जाके यूटीआई कॉज कर सकता है. ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं जो डेवलप करता है कॉटी को, वो आते हैं विच इज़ डिवाइस रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड एंड केयर गिवर रिलेटेड. इसको अपन अगर रिस्क फैक्टर बोले तो गलत नहीं है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले डिवाइस रिलेटेड होता है कि जो कॉटी है उसमें डिवाइस रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनसे हो सकता है. सबसे पहला लॉन्ग टर्म, मतलब अगर लंबे समय तक कैथेटर तुम्हारी बॉडी के अंदर है, सो यू आर मोर प्रोन टू हैव अ इन्फेक्शन और यूटीआई. क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रखने के कारण जो फ्लूइड है वो ओवरऑल तो निकल नहीं पाता, तो वहाँ पे जमा हो जाता है. तो उसके जमा होने से एक ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है और ह्यूमिडिटी जो होता है बैक्टीरिया ग्रोथ को बढ़ाता है. सो दिस विल हेल्प द बैक्टीरिया टू ग्रो देयर. तो मोर देन 30 डेज अगर हो जाता है तुम्हें, मोर देन 30 डेज कैथेटराइजेशन के बाद अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गए तो इट इज़ मोर प्रोन टू कॉटी. ठीक है, और मटेरियल, जो लैक्टेक्स शीट होती है, जब जो लैक्टेक्स मटेरियल है, जो कि ट्यूब है उस पर जो लैक्टेक्स मटेरियल है या लैक्टेक्स कैथेटर बोल सकते हैं अपन, वो ज़्यादा प्रोन होता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन. जो आजकल सिलिकॉन का चला हुआ है, सिलिकॉन का लगता है आजकल, वो सिलिकॉन कम प्रोन है टू हैविंग HAI देन लैक्टेक्स, जो कि पहले आता था. सिलिकॉन कैथेटर आते मिलते हुए दोनों, लेकिन यूज़ सिलिकॉन का होता है. नेक्स्ट इज पेशेंट रिलेटेड. फीमेल इज़ मोर प्रोन due to poor personal hygiene. ठीक है, केयर गिवर मतलब फॉर सपोज इमरजेंसी थी, जो नर्स था उसने अगर जो तुम्हारा कैथेटर था वो तुम्हें बिना स्टेराइल करे लगा दिया. ठीक है, तो ये भी हो सकता है. देन ये हो सकता है कि उसने प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो नहीं करी हो, मेंटेनेंस नहीं कर रहा हो कैथेटर की. ठीक है, दैट इज केयर गिवर रिलेटेड. नेक्स्ट टॉक अबाउट कॉटी. जो होता है ना, कॉटी की जो स्प्रेड होता है वो एक्स्ट्राल्यूमिनल और इंट्राल्यूमिनल 2 फॉर्म में होता है. एक्स्ट्राल्यूमिनल स्प्रेड जो होता है वो 2/3 ऑफ केसेस में एक्स्ट्राल्यूमिनल स्प्रेड होता है और 1/3 ऑफ केसेस में इंट्राल्यूमिनल स्प्रेड होता है. अब ये इंट्राल्यूमिनल और एक्स्ट्राल्यूमिनल स्प्रेड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राल्यूमिनल मतलब कैथेटर के बाहर से, मतलब कैथेटर की जो ट्यूब है, जो बैग है, उसके बाहर से तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं. और व्हाट इज इंट्राल्यूमिनल, मतलब कैथेटर में ही, कैथेटर के अंदर ही, मतलब कैथेटर की जो ट्यूब है, हो सकता है कि वो ट्यूब कट गई हो कहीं से, हो सकता है कि बैग कट गया हो सकता है कि जो सैम्पलिंग पोर्ट है उसका ढक्कन खुला रह गया हो सकता है कि वेल खुली रह गई हो. सो दिस इज कैथेटर रिलेटेड. कैथेटर
रिलेटेड है कैथेटर इनसाइड, ये कैथेटर आउटसाइड, ठीक है। मतलब ये समझ लेना कि अगर बाहर से कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आ रहा है तो वो कैथेटर, तो वो है एक्सट्राल्यूमिनल, अंदर से कोई आ रहा है तो इंट्राल्यूमिनल, अंदर मतलब कैथेटर से ही रिलेटेड कुछ चीज़ हो, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द, एक सवाल होता है कि जब भी कैथेटर रहता है तो उसको बोलते हैं इनड्यूलिंग कैथेटर। क्या बोलते हैं? इनवेलिंग कैथेटर, जो कि यूजिंग कैथेटर होता है, यूजिंग कैथेटर उसको बोलते हैं इनवेलिंग कैथेटर। उसमें रिस्क क्यों होता है यूटीआई का? इस क्यों होता है यूटीआई का? जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट थिंग इसमें होता है एक चीज़ विच इज़ यूरेथ्रल प्रेशर। अब यूरेथ्रल प्रेशर क्या होता है? जो कि इंड्यूलिंग कैथेटर होता है वो एक्सर्ट करता है लेटरल प्रेशर। क्या एक्सर्ट करता है? लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करता है। जो कैथेटर है वो एक लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करता है म्यूकोजा की वॉल पे, जो ब्लेडर की म्यूकोजा की वॉल होती है ना, उसकी म्यूकोजा वॉल पे। सो ज़्यादा दिन तक अगर एक्सटेंड करके रखेगा तो अपनी मसल के करके अडेप्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे जो होगा वो एक परमानेंट स्पेस बन जाएगी, जो कि स्पेस क्या देगी? एक जगह देगी बैक्टीरिया को अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो ये पहली चीज़ होगी म्यूकोजल वॉल। सो इट एक्सटेंडेड और प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्शन और प्रीपोन टू इन्फेक्शन। नेक्स्ट is incomplete emptying। ओके, सो लैब डायग्नोसिस में क्या करेंगे अपन? यूरिन कल्चर। अब यूरिन कल्चर में अपन कल्चर में देंगे कब? सो कल्चर में देने के लिए कैथेटर को 48 घंटे से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए, मतलब विथिन 48 आवर्स अपन यूरिन कल्चर में देंगे अगर पेशेंट ये क्लिनिकल क्राइटेरिया लेके आता है। कौन से? फीवर, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस, यूरिनरी अर्जेंसी और पेन एंड मिक्सचरेशन इज की फॉर यूटीआई, ठीक है। देन नेक्स्ट इज यूरिन कल्चर क्राइटेरिया, मतलब जो यूरिन कल्चर अपन ने करा है उसका जो रिजल्ट आ रहा है, अगर तुम्हारा CFU मीन्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml 10 है से ज़्यादा है तो इट इज़ सिम्टोमेटिक, और अगर 10⁵ से ज़्यादा तो इज एसिम्टोमेटिक, ठीक है। तो इट इज़ एसिम्टोमेटिक, और अगर एसिम्टोमेटिक है सो वी आर नॉट गिविंग एनी ट्रीटमेंट। लेकिन सिम्टोमेटिक है तो अपन ट्रीटमेंट देंगे, ये खास बात है कि सिम्टोमेटिक नहीं है तो अपन ट्रीटमेंट नहीं देंगे, लेकिन सिम्टोमेटिक है तो अपन ट्रीटमेंट देंगे। सो लेट्स स्टार्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इसका? तो याद रखना, सबसे पहले तो रिमूवल ऑफ, जिससे दिक्कत हो रही है उसको हटा दो, रिमूवल ऑफ कैथेटर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टार्ट एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। जो भी माइक्रोब जो भी निकलता है कल्चर में अपन उसको देखेंगे और फिर उस हिसाब से एंटी माइक्रोबियल थेरेपी शुरू करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉटिंग। नेक्स्ट इज क्रेप्सी विच इज़ कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। क्रेप्सी में आता है CRBSI, ये अगर BSI को मैं अलग लूँ, इट इज़ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड मतलब वीनस, आर्टरी भी हो सकती है लेकिन आर्टरी नहीं लेते बिकॉज आर्टरी जो होती है उसकी वॉल मोटी होती है, तो कभी सेंट्रल लाइन कैथेटर उसमें नहीं डालते हैं, ठीक है। तो याद रखना वीनस अपन हमेशा वीन लेंगे क्योंकि वीन्स की वॉल जो होती है वो पतली होती है, थिन होती है। ओके, सो सेंट्रल लाइन वीन्स होती है जैसे कि अपनी फेमोरल वेन हो गई, सब सुप्राप्यूबिक वेन हो गई और सब क्लेवन वेन हो गई, ये सारी अपनी क्या है सेंट्रल लाइन वेन्स है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर अपन, तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं क्लेप्सी, CLABSI। क्लेप्सी स्टैंड फॉर सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। बात करते हैं अगर डिवाइस की, सो डिवाइस जो टर्मिनेट होता है ग्रेट वेसल्स में उसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन कैथेटर। क्या बोलते हैं? वो डिवाइस जो कि ग्रेट वेसल्स में जाता है, टर्मिनेट होता है, और अलग अलग पर्पस होते हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स देना हो, सेंट्रल वीनस प्रेशर देखना हो, तो उसमें अपन ये लगाते हैं विच इज सेंट्रल लाइन कैथेटर। सेंट्रल लाइन कैन बी क्लासिफाइड, उसको अपन क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे कि पहला कि जो उसका लाइफ स्पैन कितना है, टेम्पररी है कि परमानेंट है, ठीक है। सेकंड की कहाँ उसको अपन इंसर्ट कर रहे हैं, सब क्लेवियन में, फेमोरल में, इंट्राजुगुलर में, कहाँ उसको इंसर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से उसका नाम रखा जा सकता है। थर्ड इज कि उसका पाथवे क्या है, टनल है कि नॉन टनल है, मतलब एक टनल फॉर्म कर रहा है कि नॉन टनल फॉर्म कर रहा है। अगर तुम्हें कुछ याद हो, अगर तुमने कहीं ब्लड डोनेट करा होता है टनल फॉर्म कैथेटर, वो टनल होता है उसमें प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस सबसे पहले देखेंगे कि रूट क्या क्या है इसके। तो देखो यहाँ से सबसे पहला जो रूट होती है, इट इज़ माइग्रेशन ऑफ पेशेंट, मतलब जो पेशेंट की स्किन है, पेशेंट की स्किन का साथ में कैथेटर के साथ में अंदर आ जाना, समझ रहे हो। मतलब तुम्हारी वेन्स के अंदर तुम्हारी स्किन आ गई है, तो जो स्किन के ऊपर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी अंदर चले गए हैं, ये दिक्कत है, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ पेशेंट स्किन फ्लोरा अलॉन्ग विद सरफेस ऑफ कैथेटर विद कोलोनाइजेशन, कैथेटर टिप,
मतलब कैथेटर के टिप पे कोलोनाइजेशन हो गया तुम्हारे उन बैक्टीरिया का, उन फ्लोरा का जो कि स्किन पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट कंटामिनेशन ऑफ कैथेटर, मतलब जो कैथेटर लगा रहा है, जो तुम्हारा हेल्थ केयर वर्कर है, उसने प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो नहीं करी है, ठीक है, तो भैया उसके हाथ कंटामिनेटेड थे, उसने उसी हाथ से कैथेटर लगा दिया तुमके, तो तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया आ गया। थर्ड क्या है, हेमेटोजिनस रूट, भैया कोई ऐसी रूट है जिसमें पहले से इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो वो ये हो सकता है। और चौथा इस कंटेमिनेशन डिवाइस की बात, डिवाइस को स्टेराइल ही नहीं करा हो, पहले से कंटेमिनेट डिवाइस हो। तो ये सारे हो गए अपने रूट की बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, तो वही सेम 3 फैक्टर आते हैं इसमें, डिवाइस रिलेटेड, पेशेंट रिलेटेड एंड की केयर गिवर रिलेटेड। अब डिवाइस रिलेटेड कैसे होगा, वही सारी बात है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं देंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन अगर है, इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन चेंज होती है, जैसे कि उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन 48 आवर्स की थी, तो इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन 72 आवर्स की है, 72 आवर्स हो गया, ठीक है। और जितना ज़्यादा वो रहता है इसमें, मतलब रिस्क रहता है, जैसे कि जो तुम्हारा जुगलर है, ठीक है, जुगलर में कम रिस्क होगा एज़ कम्पेयर टू सबक्लेवियन, उसमें भी कम रिस्क होगा एज़ कम्पेयर टू फीमोरल, समझ रहे हो, मतलब साइट्स पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा रिस्क कितना है। तो ये हो गया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पेशेंट रिलेटेड, कि भैया पेशेंट जो है वो इम्यूनोडेफिशिएंसी तो नहीं है, पेशेंट को इम्यूनोडेफिशिएंसी तो नहीं है, लॉस ऑफ स्किन इंटीमेसी, मतलब जो तुम्हारी स्किन है, फॉर सपोज तुम अगर कहीं पे कैथेटर लगा रहे हो, वहाँ की स्किन ब्रंट हो गई है, जल गई है वहाँ की स्किन, तुम अगर वहाँ कैथेटर लगाओगे तो पूरी स्किन अंदर चली जाएगी, तो स्किन लॉस ऑफ इंटीग्रिटी तो नहीं है, मतलब स्किन की इंटीग्रिटी लॉस नहीं है, स्किन में लॉस ऑफ इंटीग्रिटी तो नहीं है, बराबर स्किन है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज केयर गिवर रिलेटेड, वही सारी बात है कि प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो नहीं करी हो, गंदे हाथों से लगा दिया हो, स्टेराइल नहीं करा हो उसको, कैथेटर को। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस क्या करोगे, जो पेशेंट तुम्हारे पास आएगा क्लिनिकल सिम्टम्स लेके, कौन से सिम्टम्स लेके आएगा पेशेंट, सो पेशेंट तुम्हारे पास लेके आएगा फीवर, जस्ट अ सेकेंड, पेशेंट लेके आएगा फीवर, चिल्स, रिगर, हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स, ठीक है। और अगर बात करें इसकी माइक्रोबियल की, मतलब माइक्रोबियल क्राइटेरिया क्या होंगे इसके, कि भैया जो तुम्हारा ये है ब्लड कल्चर है, सुनना ध्यान से, वो अपन 2 जगह का लेंगे, जो ब्लड कल्चर है वो अपन 2 जगह का लेंगे, एक तो सेंट्रल लाइन का तो लेंगे ब्लड जहाँ अपन ने कैथेटर लगाया हुआ है, एक अपन ना पेरिफेरल लाइन का भी लेंगे। फॉर सपोज सेंट्रल लाइन पेरिफेरल लाइन पे डाउट हो रहा है, सेंट्रल लाइन अगर मान लो कि तुम्हारा फीमोरल वेन में कैथेटर इंसर्ट करा हुआ है, फर्स्ट सेंट्रल लाइन इज फीमोरल, नो डाउट। पेरिफेरल क्या होगी, सेफेनस हो सकती है, सब क्लेविन वेन हो सकती है, अपने हाथ की वेन हो सकती है, कुछ भी। पेरिफेरल वेन वो होती है जो कि सेंट्रल लाइन के दूर हो, वो कुछ भी हो सकती है। सुपरफिशियल वेन सारी पेरिफेरल वेन होती है, ठीक है। सो पेरिफेरल वेन का लेंगे या पेरिफेरल ब्लड लेंगे, पेरिफेरल लाइन का लेंगे, फिर दोनों का कल्चर करेंगे और फिर दोनों का आपस में टेस्ट करेंगे। अगर दोनों के सेम आए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डिफरेंट आए तो दिक्कत है। ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ट्रीटमेंट में करेंगे अपन सेट थेरेपी होती है एक। सेट क्या होता है, सिस्टमिक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, सिस्टमिक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होती है जो कि करना पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट और सेट प्लस एट 2 थेरेपी होती है, एल्ट विच इज़ एंटीबायोटिक लॉक थेरेपी, एंटीबायोटिक लॉक थेरेपी होती है जो कि इन दोनों के साथ में अपन देते हैं, असर कम हो जाता है। ये होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, ये होती है लॉन्ग पीरियड के लिए। देन वी टॉक अबाउट थर्ड इज वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या कहता है, देखो ये सेकंड मोस्ट कॉमन होता है एज कम्पेयर टू कॉटिक रिलेशन में सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन, ठीक है। इसकी माइक्रोलॉजी देखेंगे तो याद रखना कि जो अपना वेप होता है, वेप को डिवाइड करा है 2 पार्ट में, एक होता है अर्ली और एक होता है लेट। अर्ली मतलब तुम्हें मैकेनिकल वेंटिलेटर पर तुमको रखा हुआ है, ठीक है, वेंटिलेटर पर रखे होकर तुमको निमोनिया हो जाए 4 दिन के अंदर, पहले 4 दिन के अंदर। सो ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्टेफाइलोकस ऑरियस, एंड दिस इज अर्ली ऑनसेट। अगर वेंटिलेटर पर लगाए हुए 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो तुम्हें उसको बोलेंगे लेट ऑनसेट। और इसमें ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, मेनली सूडोमोनास अर्जिनोसा, एसिनोबैक्टर बाउमनी और एस्करिया कोली। समझ में आया अर्ली ऑनसेट लेट ऑनसेट का कंसेप्ट। अगर 4 दिन से कम है तो अर्ली ऑनसेट है, 5, और अगर 5 दिन से ज़्यादा है तो
लेट ऑनसेट हो, और ये बैक्टीरिया के नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। नौ पैथोजेनेसिस एंड रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं वेब के? सबसे पहला डिवाइस रिलेटेड कि जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसको फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना है। सेकंड इज फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं डालना है तुम्हारे वेंटिलेटर सर्किट में, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट पेशेंट रिलेटेड। अब पेशेंट क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है? पेशेंट की एज 60 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पेशेंट लाई नहीं करना चाहिए सुपाइन पोजीशन में, इट शुड बी एलिवेटेड एट सम एंगल बट इट शुड बी एलिवेटेड। पेशेंट अगर कोमा में है तो वेंटिलेटर बहुत कम देते हैं। देन केयर गिवर रिलेटेड, केयर गिवर मतलब केयर जो तुम्हारा नर्स है या जो तुम्हारा असिस्टेंट डॉक्टर है, ये क्या करें? प्रॉपर हैंड हाइजीन फॉलो नहीं करें। अब पैथोजेनेसिस क्या होना? सबसे पहले आता है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन मतलब एक ट्यूब होती है जो कि सीधा ट्रेकिया के अंदर जाती है। कहाँ जाती है? ट्रेकिया के अंदर। सो अगर कोई भी बैक्टीरिया माउथ से या उस ट्यूब की हेल्प से अंदर चले जाए तो अपनी बॉडी का एक रिफ्लेक्स होता है, कफ रिफ्लेक्स, वो जनरेट नहीं हो पाता है। सो अपनी बॉडी के रिफ्लेक्स जो होते हैं, प्रिवेंटिव रिफ्लेक्स, वो भी रुक जाते हैं, ठीक है। तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाता है, सीधा सीधा जो बैक्टीरिया है वो कहाँ जाएगा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाएगा, ठीक है। गेट डायरेक्टली एक्सेस टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब बायोफ्लेम क्या होती है? बायोफ्लेम सिंपली ये होती है, बायोफ्लेम एक फ्लेम जैसे होती है जो कि एंडोट्रेकियल ट्यूब पर रहती है, जो कि इनसाइड और आउटसाइड, फॉर सपोज ये ट्यूब है तो ट्यूब के अंदर भी और ट्यूब के बाहर भी दोनों साइड एक फिल्म चढ़ी हुई होगी जो कि बचाती है किसको? तुम्हारे इन्फेक्शन को। किसको बचाती है? प्रिवेंट द इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। अब अगर कुछ भी और अगर कुछ भी डैमेज इस बायोफ्लेम में आ जाए तो क्या होगा? वही चीज़ कि जो बैक्टीरिया है वो ट्यूब के ऊपर या ट्यूब के इनसाइड लग जाएगा, और फिर जब वही ट्यूब अपनी बॉडी में अपन इंसर्ट करवाएंगे तो उसमें अपना बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वो भी कहाँ जाएगा? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएगा। सो अगर डायग्नोसिस की बात करें तो वेब में अभी तक कोई गोल्ड क्राइटेरिया नहीं मिल पाया, मतलब कोई ऐसा एग्जैक्ट तरीका नहीं मिल पाया है वेब को डिस्कवर करने का, लेकिन फिर भी एक स्केल है विच इज़ CPIS, विच इज़ व्हाट? CPIS। CPIS स्टैंड्स फॉर क्लिनिकल पल्मोनरी इन्फेक्शन स्कोर, क्लिनिकल पल्मोनरी इन्फेक्शन स्कोर, सॉरी फॉर राइटिंग पेन, हाँ, पल्मोनरी इन्फेक्शन स्कोर। तो भैया इसकी वैल्यू होती है 0 to 6। इसको अपन माइक्रोबायोलॉजी में दो माइक्रोबायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और क्लिनिकल तीन कंडीशन पे इसको अपन नंबर देते हैं। हर कंडीशन 0 to 2 नंबर देती है, विच इज़ 0 to 2 एंड 0 to 2, टोटल 6 नंबर होते हैं। इसके बेसिस अपन देखते हैं कितना ज़्यादा अफेक्टेड है। क्लिनिकल में क्या होगा? सिम्टम्स कि कफिंग, कोल्ड, चिल्स, रिगर, ये सारे नॉर्मल जो अपन हर किसी में पढ़ रहे थे। माइक्रोबायोलॉजी में अपन ग्राम स्टेनिंग कराते हैं, क्या कराते हैं? ग्राम स्टेनिंग कराते हैं। एंड रेडियोलॉजी में अपन एक्सरे कराते हैं। अगर तीनों में कुछ दिक्कत लगती है तो अपन स्कोर ग्रेटर देन 4 आता है, विच इज अ क्लासिकल केस ऑफ निमोनिया। नेक्स्ट टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। तो भैया ट्रीटमेंट कैसे देंगे इसका? तो वेब के ट्रीटमेंट में एक एम्फेरिकल रेजिम होता है, याद रखना, क्योंकि वेब में मेनली एक ऑर्गेनिज्म होता है स्टेफाइलोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकस ऑरियस होगा या तो फिर स्यूडोमोनास होगा, स्यूडोमोनास विच इज़ ग्राम नेगेटिव, दोनों के दोनों, विच इज़ स्यूडोमोनास। तो इन दोनों के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है जो कि अपन इसमें देते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एम्फेरिकल रीजन या एम्फेरिकल ट्रीटमेंट। एम्फेरिकल ट्रीटमेंट देते हैं अपन इसमें। देन वी टॉक अबाउट सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन जो होता है, दिस इज अ लास्ट HAI होता है क्या? सुनना फटाफट। इन्फेक्शन डेवलप एट सर्जिकल साइट, मतलब सर्जरी के वहाँ पे जहाँ सर्जरी हुई है वहाँ पे तुम्हारा 30 दिन के अंदर कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है देन इट इज नोन एज सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन 90 डेज भी हो सकता है इफ़ तुम्हारी सर्जरी कार्डियक हो, ब्रेस्ट की सर्जरी हो या जॉइंट सर्जरी हो। नेक्स्ट टॉक अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं सर्जिकल में, तो उसमें कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आ सकते हैं सर्जरी की साइट पे। फॉर सपोज एंडोजीनियस सोर्स। एंडोजीनियस सोर्स मतलब अगर अपन ने कट लगाया वहाँ पे स्किन के यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया एंडोजीनियस में अगर ई कोलाई आ गया देन इट लीड्स टू एंडोजीनियस SSI, ठीक है। ई कोलाई आ गया या तुम्हारा स्टेफाइलोकस ऑरियस आ गया स्किन पे जहाँ पे कट लगा हुआ है सर्जरी का वहाँ पे। देन म्यूकोजा। अब म्यूकोजा मतलब जहाँ पे म्यूकोजा पे कट लगा हुआ है सर्जरी का वहाँ पे अगर तुम्हारा ई कोलाई आ गया, क्लेबिसिला आ गया, स्टेफाइलोकस ऑरियस आ गया, तो तुम्हें कह सकता है ये एंडोजीनियस, बिकॉज दीज बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, तो दिस आर एंडोजीनियस सोर्स। और अगर यहीं तुम्हारा एक्सोजीनियस सोर्स की बात करेंगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया विल चेंज, सूडोमोनास हो जाएगा। सूडोमोनास क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया सूडोमोनास हो जाएगा, सूडोमोनास एंड एसिनोबैक्टर। तो ये दो बैक्टीरिया तुम्हारे एक्सोजीनियस सोर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस एंड रिस्क फैक्टर।
फॉर सपोज अगर पेशेंट रिलेटेड कोई इफेक्ट हो या रिस्क फैक्टर हो तो कौन से होंगे? पेशेंट की एज अगर 60 ज़्यादा है, स्मोकिंग हो करता हो, डायबिटीज़ हो या माल न्यूट्रिशन हो, तो ये रिस्क फैक्टर है पेशेंट्स के लिए कि इसको एक्सरसाइज जल्दी हो सकता है। प्रोसीजरेटेड मतलब लॉन्ग प्रो लॉन्ग ऑपरेटिव टाइम हो, यानी कि जो ऑपरेशन बहुत लंबा चल रहा हो। इम्प्रॉपर सर्जिकल स्क्रब हो सकता है, तो इट इज़ डेंजर फॉर बोथ सर्जन एंड पेशेंट टू। एंड लास्ट इज इन्वायरमेंटल रिलेटेड। इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्या हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड, मतलब जहाँ वो सर्जरी हो रही है उसके आसपास कोई ब्लड प्रेजेंट हो, कोई क्लॉट प्रेजेंट हो, कोई सूचर में दिक्कत हो जाए, ठीक है। जो ब्लड है, क्लॉट है, सूचर है, इन सारी जगह पे कहीं पे भी अगर तुम्हारा कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, देन इट लीड्स टू SSI, बैक्टीरिया ग्रो। देन वी टॉक अबाउट वूंड। जो अपन बोल रहे थे कि स्किन पे जहाँ कट लगा है तो कट को क्या बोलते हैं? वूंड बोलते हैं। अब वूंड के अलग अलग तरीके होते हैं या अलग अलग क्लासीफाई होता है, जैसे कि क्लास 1 वूंड, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। जो क्लास 1 वूंड होता है, इट इज़ क्लीन वूंड। इट इज़ व्हाट? इट इज़ क्लीन वूंड। क्लास 2 इज clean and contaminated wound, clean and contaminated wound. Class 3 is contaminated wound, and class 4 is dirty wound. अब सुनो क्या कहानी है इसकी, dirty and infected। हाँ, तो clean wound जो होता है, clean wound is ऑपरेटिव, जो अनइन्फेक्टेड ऑपरेटिव वुंड होता है, जो कि जेनाइटल यूरिनरी ट्रैक्ट, जहाँ जो कि ना जेनाइटल ट्रैक्ट में जा रहा हो, ना यूरिनरी ट्रैक्ट पे जा रहा हो, ना एलिमेंट्री ट्रैक्ट पे जा रहा हो, इन सारे ट्रैक्ट से दूर हो, बिल्कुल एकदम क्लीन कट हो, उसको हम बोलते हैं। जैसे कि हाथ पे जो कट लगता है, फिर सपोज पैर में जो कट लगेगा उसको बोलेंगे, ठीक है, क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड। अब क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड मतलब कि कंट्रोल कंडीशन तो है, मतलब जो कट लगाया है अपने को पता तो है कहाँ लगाया, कैसे लगाया, लेकिन कोई विस्कस जगह पे है, मतलब हॉलो विस्कस जगह पे, तो इट कैन कंटेमिनेटेड। इट इज नॉट कंटेमिनेटेड ऑलवेज, बट इट कैन कंटेमिनेटेड, ठीक है। देन कंटेमिनेटेड वूंड, अगर एलिमेंट्री GIT सर्जरी हो, ठीक है, अगर कोई GIT की सर्जरी हो सकती है, तुम्हारी जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की सर्जरी हो सकती है, तो उसमें इट इज़ ऑलवेज कंटेमिनेटेड। इट कैन बी कंटेमिनेटेड, ठीक है, इट कैन बी कंटेमिनेटेड क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड है, ठीक है। देन डर्टी और इन्फेक्टेड वुंड, की वुंड जो है वो प्रॉपरली कोई साइज देख के नहीं करा गया है, बस वुंड कर दिया गया है, मतलब कट मार दिया गया है, सोचा नहीं गया, कैसा ही कट मार दिया है, ठीक है। तो एक्टिव इन्फेक्शन मतलब जो तुम्हारा साइज, जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें पहले से कोई बैक्टीरिया हो, तो उससे इट इज़ डर्टी एंड इन्फेक्टेड वुंड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लासेस ऑफ SSI की। SSI की क्लासिफिकेशन क्या होती है? सो डिपेंड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ SSI, देयर आर 3 SSI: सुपरफिशियल, डीप एंड ऑर्गन स्पेसिफिक। सुपरफिशियल क्या होता है? मतलब जो तुम्हारा SSI है वो डेवलप कब होगा? वो डेवलप होगा सुपरफिशियली। पहली बात तो डेवलप होगा सुपरफिशियली विथिन 30 डेज रिगार्डलेस टाइप ऑफ सर्जरी। डिपेंड नहीं करेगा कौन सी सर्जरी, और सुपरफिशियल आएगा मतलब स्किन और सबक्यूटेनियस टाइप में होगा, स्किन और सबक्यूटेनियस टाइप में रहेगा, वो लेवल पे रहेगा। देन डीप मतलब मसल के लेवल पे रहेगा, विद इन 30 डेज और 90 डेज। बताया था मैंने, कार्डियक, ब्रेस्ट और जॉइंट सर्जरी हो तो 30 डेज। नेक्स्ट इज ऑर्गन स्पेसिफिक। और ऑर्गन स्पेसिफिक मतलब कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे आके तुम्हारा सर्जिकल साइड इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन करेंगे तो याद रखना CDC, जो मैं तुमको कल बताया था, CDC एंड WHO दोनों ने मिलकर SSI के लिए एक प्रॉपर रूल लिस्ट निकाली है, प्रॉपर गाइडलाइन निकाली है। अगर उनकी बात करेंगे तो प्रिवेंशन उसको तीन बेसिस में बांटते हैं, विच इज प्री ऑपरेटिव, इन ऑपरेटिव या इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव अगर बात करें तो प्री ऑपरेटिव में तुमने देखा होगा जब सर्जरी होती है तो अपन जो पेशेंट होता है उसके हेयर रिमूव करते हैं, तो हेयर रिमूवल इट इज़ अंडर SSI प्रिवेंशन के अंदर आता है हेयर रिमूवल, इसलिए करना पड़ता है हेयर रिमूवल, ठीक है। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेटिव बाथिंग करानी पड़ती है, प्री ऑपरेटिव बाथिंग करानी पड़ती है। देन इंट्रा ऑपरेटिव देखेंगे तो SAP इज व्हाट? SAP इज सिस्टमिक एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस, मतलब फॉर प्रिवेंशन अपन पहले से ही उसको एंटीमाइक्रोबियल दे के रखो, ताकि अगर कोई माइक्रोब अफेक्ट करता भी है तो इतना अफेक्ट उस पर ना पड़े। सेकेंड इज सर्जिकल हैंड डिसफंक्शन। जो सर्जिकल हैंड है उसको पूरा डिसइंफेक्शन करेंगे अपन, उसका सर्जिकल हैंड डिसइंफेक्शन, देन पोस्ट ऑपरेटिव इज वुंड ड्रेसिंग।
कि जो वून करा है, जो वून मारा है, जो कट मारा है, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करें अपन। देन ओटी डिसइंफेक्शन, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है उसको पूरा डिसइंफेक्ट करें। तो ये सारे हैं भैया HAI के प्रिवेंशन। सो नेक्स्ट इज थैंक यू फॉर बीइंग दिस लेक्चर टू टिल एंड। धन्यवाद।